Good morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter poverty as a challenge of class 9th. हमने class 9th के लिए चैप्टर स्टार्ट किया था poverty as a challenge and there we discussed so many things. वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे और जो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है एज अ पोवर्टी एस्टिमेट, है ना। अब हमारा जो नया टॉपिक क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेट है। सो अगर हम बात करें, इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ अ सब्सटेनेबल डिक्लाइनिंग इन द पॉवर्टी रेशो। कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी का रेशो है, जो गरीबी का रेशो, वो एक तरीके से कम हुआ। यदि हम बात करें 1993-94 से लेकर 2004-05 और 2011-12 तक, तो कहीं ना कहीं जो ये पॉवर्टी का रेशो है, ये जो गरीबी का रेशो, वो क्या हुआ है, कम हुआ है। If the trend continues, people below poverty line come down to less than 20% in the next few year। हो सकता है कि आने वाले सालों में भी कम से कम पोवर्टी लाइन में कि कभी कुछ कमी आए, क्योंकि ग्राफ है, देखो एस्टिमेट की बात करते हैं, मतलब ग्राफ की बात करते हैं कि कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। जैसे कि आप बात करें कि अभी कोरोना का हम ग्राफ देखें तो कई बार कोरोना के पेशेंट बहुत कम मिलते हैं और कई बार कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस उसमें आता रहता है। तो although the percentage of people living under the poverty declined the 2 decades 1973, यदि आप 1973 से 1993 तक देखें, so the number of poor people 270, अगर जो poor people, जो गरीब लोग थे, वो कितने थे, declined from the 407 मिलियन थे। और वहीं अपन 2004-05 की बात करते हैं तो 270 मिलियन, और 2011-12 की बात करें तो जो एवरेज बताया एनुअल डिक्लाइनिंग का, वो था 2.2 परसेंटेज पॉइंट ड्यूरिंग द 2004-05 एंड 2011-12। ठीक है, अब हम देखें वनरेबल ग्रुप। सो वनरेबल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। रेशो निकालते हैं, प्रपोर्शन निकालते हैं ना। तो जब हम बात करें, जो प्रपोर्शन निकलता है किसका, ऐसे लोगों का जो कि किसके नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप। ऐसा नहीं होता कि सभी सामाजिक ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड द इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया, और सभी की इकोनॉमिक कैटेगरीज भी सेम नहीं हो सकती है। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू द पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। सिमिलरली हम बात करें कि अमोंग द इकोनॉमिक ग्रुप, है ना, इकोनॉमिक ग्रुप यदि आप देखें तो मोस्ट वनरेबल ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चर। इसमें सबसे जो वनरेबल ग्रुप मानेंगे हम, जो सबसे वनरेबल ग्रुप आप मान लो ऐसे ग्रुप जो कि कौन है, एग्रीकल्चर है, लेबर हाउस होल्ड्स हो गए, है ना। तो ग्राफ शो करता है, ये ग्राफ जो अपन एस्टिमेशन की बात करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें ये शो होता है कि जो ग्राफ है, या तो कई बार ये होता है कि पॉवर्टी किसी सन में बढ़ जाए, किसी सन में कम हो जाए, है ना, ईयरली वाइज होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, हमारी पॉवर्टी एस्टिमेट की बात हो गई। अब हम इसमें बात करते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग होते हैं, उनका क्या होता है, पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। उनकी प्रॉब्लम को भी काफ़ी हाईलाइट, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सीरियसली देखा जाता है, हाईलाइट किया जाता है। सम रिसेंट स्टडीज़ वी हैव हाउस होल्ड एंड द अदर ग्रुप, ये देखा भी गया है कि इस पर एक तरीके जो रिसेंट स्टडी है, जो अभी स्टडी की गई है, उसमें ये देखा गया है कि जो हाउस होल्ड्स हो गए और अदर 3 ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर, ये लेबर हो गए अपने, और अर्बन एरिया से रिलेटेड लेबर हो गए, तो हैव सीन डिक्लाइन इन अ पॉवर्टी लाइन इन 1990। 1990 में कहाँ डिक्लाइन हुआ था, इन अ पॉवर्टी लाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप देयर इज इनइक्वलिटी इन इनकम। कहीं ना कहीं ये आया कि जो सामाजिक ग्रुप है, तो इनकी इनकम में और कुछ ग्रुप में कहीं ना कहीं क्या है, इनइक्वलिटी है, मतलब कि एक जैसी इनकम या एक जैसा वेतन नहीं मिल पाता है इनको। बट सम वुमेन, जो वुमेन्स होती है, या फिर एल्डरली पीपल हो गई, या फीमेल इन्फेंट्स हो गई, वे आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। अब हम एक स्टोरी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, स्टोरी ऑफ सीवरमैन। एक स्टोरी है सीवरमैन की। सो सीवरमैन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। जो सीवरमैन था वो कहाँ रहता था, एक छोटे से गाँव में रहता था। गाँव जो था एक बहुत ज़्यादा छोटा गाँव था, वहाँ पे एक सीवरमैन रहता था, नियर करूर टावर इन तमिलनाडु। कहाँ पर, एक करूर टावर करके है, वहाँ पर तमिलनाडु में वो रहता था। करूर
इज़ अ फेमस फॉर हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। अब जैसे हाथ से बने, जो हस्त से बने होते हैं, हैंडलूम्स होते हैं, तो जो करूर जो था, वो टाउन जो था छोटा सा, वो क्या बहुत मतलब प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? वो हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध था और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए प्रसिद्ध था। सो देयर आर 100 फैमिलीज़ इन अ विलेज। तो उस गांव, वो जो गांव था उसमें कम से कम कितने परिवार थे? टोटल अगर आप परिवार देखें तो 100 लोगों का परिवार वहाँ पे क्या करता था? रहता था। सीवरमैन एंड, अगर आप सीवरमैन को देखो तो इज़ ए कॉबलर बाय अ कास्ट नाउ वर्क एज अ एग्रीकल्चर। वो क्या था? मोची जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी जो कास्ट थी, वो कास्ट से क्या था? कॉबलर था। और उसी के साथ, अच्छा दिस मच यू अंडरस्टूड अबाउट दैट, है ना। वी, तो इसीलिए अब ये जो हमने पढ़ा, जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, उसको अपन किस में देख रहे हैं? स्टोरी में देख रहे हैं। तो जैसे कि वो कॉबलर था, उसकी कास्ट थोड़ी छोटी थी, पर वो काम किसका करता था? वो कॉबलर का नहीं करता, वो किस में काम करता था? एग्रीकल्चर लेबर का काम करता था। मतलब कि जो खेती होती थी वहाँ पे मजदूर का काम करता था। और उसको कितने दिन प्रतिदिन मिलता था? हर दिन का उसको कितना मिलता था? 160 रुपये मिलते थे। बट दैट ओनली फॉर अ 5 to 6 मंथ इन अ ईयर। लेकिन सिर्फ यदि हम बात करें 5 से 6 महीने साल के। एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन, है ना। अब वो क्या करता था? अब बाकी समय आपको मालूम है, जब खेती होती है तो कटाई जब होती है तभी लेबर वर्क करते हैं, बाकी तो फ्री होते हैं। तो उस समय वो क्या करता था? खुद कुछ अपना कार्य करता था गाँव में। हिज वाइफ Saskala to words with him, but she can really find work and these days and even if she does। अब वो क्या है, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता था कि उसकी वाइफ को कोई काम मिलता था और कभी वो कर पाती थी, ढूंढती थी, पर उसको नहीं मिल पाता था। ऐसी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसको फेस करने को मिली थी। अब जब इस टाइप की सो दिस डेज इवन इफ शी डज, जैसे कि बात करें कि अगर मिल गया तो कर लेंगे, नहीं मिला तो क्या करेंगे। सो शी पेड ₹100। वो भी क्या करती थी फिर, जब वो काम ढूंढती थी तो इस टाइप का वर्क करती थी, और इसी कारण से वो क्या करती थी? शी पेड ₹100 फॉर अ डे, सेम वर्क दैट सीवरमैन डज। अब वही काम जो सीवरमैन करता था, सीवरमैन क्या करता था? और वही काम वो कई बार ढूंढती थी, और जब उसको काम मिल जाता था तो कम से कम उसको कितने रुपीज़ मिलते थे? सिर्फ 100 रुपीज़ दिए जाते थे, 100 रुपये दिए जाते थे एक दिन के। लेकिन सीवरमैन भी वही कार्य करता था और उसको कितने रुपीज़ मिलते थे? 160 रुपीज़ मिलते थे। सो देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। और उनके जो परिवार था उसमें कितने लोग थे? पूरे 8 लोग थे सीवरमैन की फैमिली में। सीवरमैन 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर। अब जो सीवरमैन था उसकी एक बूढ़ी माँ थी, उनकी जो एज थी वो कितनी थी? 65 ईयर थी। वो विडोड थी, मतलब कि वो विधवा हो चुकी थी। उसके सीवरमैन जो थे उनके फादर नहीं थे। एंड इज़ इल, और वो जो उनकी मदर थी, सीवरमैन की मदर क्या थी? बीमार थी। एंड नीड टू बी हेल्ड विथ हर डेली चोर्स। अब उसको क्या होता था? रोज़ हर चीज़ में, हर चीज़ के काम के लिए या सब वो डिपेंड रहती थी, वो खुद अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती थी। ही हैज़ 25 ईयर अनमैरिड सिस्टर एंड 4 एज्ड। उसकी एक बहन भी थी, एक सिस्टर थी, और वो अनमैरिड थी, अविवाहित थी, और उसकी एज कितनी थी? 25 ईयर्स की थी। एंड द 4 चिल्ड्रन, और उसके 4 बच्चे थे, वेयर एज्ड बिटवीन 1 से लेके 16 साल तक के। मतलब उसके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, एक उसकी मम्मी थी और उसी के साथ एक बहन थी उसकी, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। सो 3 ऑफ देम गर्ल, उसमें से जो बच्चे थे उसके 3 जो थे वो क्या थी? गर्ल थी। एंड द यंगेस्ट इज अ सन, और जो सबसे छोटा बच्चा था वो क्या था? एक सन था, मतलब उसका एक बेटा था। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू द स्कूल। अब वहाँ पे ये था कि एक भी उसकी जो गर्ल थी, बेटियाँ थी, कोई भी स्कूल नहीं जाती थी, विद्यालय नहीं जाती थी। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर अ स्कूल गोइंग गर्ल इज़ अ लग्जरी ही कैन नॉट एफर्ड। अब वो लोग क्या समझते थे कि स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ाई करना, किताबें खरीदना, तो ये चीज़ें एक बहुत लग्जरी चीज़ें हैं, हम इसको एफर्ड क्या नहीं कर सकते। मतलब वो लोग उसका खर्चा उठाने में समर्थ नहीं थे। सो ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, सो ही डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। अब सीवरमैन का ऐसा भी था कि क्या करना है, बेटियां बड़ी, मतलब कि बेटियां को पढ़ा के करना भी क्या है कि एक समय आएगा जब उनकी क्या कर दी जाएगी? शादी कर दी जाएगी। जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो दूसरे के घर चली जाएगी, पराए घर चली जाएगी। तो हम इसको पढ़ाकर क्या करेंगे? क्यों ऐसा करें कि उनकी पढ़ाई पे हम क्या करें? एजुकेशन पे क्या करें? पैसा खर्च करें, इसकी क्या ज़रूरत है? हिज मदर हैज़ लॉस्ट
एजुकेशन, अब उसकी जो मदर थी हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड जस्ट वेटिंग डाई समडे। अब जो उसकी मदर थी, मतलब कि जो जो अपना सीवरमन था, वो क्या, उसकी जो मदर थी, जैसे कि अपन ने बोला 65 ईयर ओल्ड की थी और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी और बीमार थी, तो उनकी मदर क्या है, वो नहीं चाहती थी कि वो जीना नहीं चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वे चाहती थी कि कैसे उनका जो लाइफ में इंटरेस्ट था, मतलब किसी भी प्रकार का उनको कोई हर्ष नहीं था, जीने की कोई हैप्पीनेस नहीं थी, वो चाहती थी कि वो कैसे जस्ट वेटिंग टू अ डेथ, वो क्या कर रही थी, मरने का इंतज़ार कर रही थी कि वो दिन कब आएगा कि जब उन्हें मुक्ति मिलेगी। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। तो उसकी जो सिस्टर, जैसे कि 3 बहनें थी, 3 बेटियां थी उसकी, तो जो उनकी सिस्टर थी और जो बड़ी बेटी थी सीवरमन की, वो क्या करती थी, उनकी मदर का ध्यान रखती थी कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो या उनको कुछ खाना देना हो एज यूजुअल। स्कूल, अगर अब हम सीवरमैन प्लान्स टू सेंड स्कूल टू हिज सन। अब जो सीवरमैन थे वो क्या सोच रहे थे कि कैसे भी करके हम क्या करते हैं, जो हमारा बेटा है, क्योंकि एक ही बेटा था उनका, तो वो ये प्लान कर रहे थे कि वो प्लान बना रहे थे कि हम हमारे बेटे को क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे एंड व्हेन ही कम्स ऑफ एज, जैसे ही मतलब कि उसकी उम्र हो जाएगी स्कूल जाने लायक, तो हम उसको क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे। His unmarried sister does not get along with his wife. Sanskala find her burden, but Silverman can't find a suitable groom due to lack of money. अब वो कहीं ना कहीं जो वो थी, जो सिवरमन की सिस्टर थी, तो उसकी वजह जो सिवरमन की वाइफ थी, उसको कहीं ना कहीं लगता था कि ये जो बहन है, ये जो इनकी बहन रहती है, वो एक तरीके से बर्डन है। क्यों बर्डन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शादी करनी थी अपनी बहन की, लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, लैक ऑफ मनी थी, पैसे की कमी थी, और इसके कारण वो क्या कर रहा था, वो शादी नहीं कर पा रहा था अपनी बहन की। और एक सूटेबल ग्रूम, उसको एक जो व्यक्ति चाहिए, जो पर्सन, एक ग्रूम मतलब दूल्हा जो है, उसको नहीं मिल पा रहा था। ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग 2 मील्स अ डे, वो परिवार इतना ज़्यादा परेशानियों में था कि कम से कम उनको 2 टाइम का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। बहुत मुश्किल से वो 2 टाइम का खाना भी अरेंज कर पाते थे। सिवरमैन मैनेज टू बाय मिल्क वंस अगेन इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन। अब वो जो सिवरमैन था, वो क्या करता था, खरीदता था, मिल्क भी लेता था, सिर्फ एक समय मिल्क लेता था, और वो भी किसके लिए लेता था, उसके बेटे के लिए लेता था। ठीक है, ये किसकी स्टोरी थी, एक स्टोरी थी सिवरमन की। अब हम देखें इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज। इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज क्या होता है, पुअर्टी इन इंडिया ऑल्सो, जैसे कि अब इसमें आपने देखा इस स्टोरी में कितने गरीबी थी उनके पास, है ना, पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं उनके परिवार की ज़्यादा थी, 4 बच्चे थे। तो अगर आपके पास गरीबी है, पोवर्टी है, तो अगर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल द पोवर्टी, है ना। अब हम देखते हैं इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज़ क्या होता है। पोवर्टी इन इंडिया ऑल्सो अनदर एक्सपेक्ट ऑफ डायमेंशन, द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट सेम एवरी स्टेट। अब देखो, जो गरीबी होती है हर राज्य के लिए सेम नहीं होती है, हर राज्य का रेशो अलग अलग होता है गरीबी में। ऑल्दो स्टेट लेवल पोवर्टी हैज़ विटनेस अ सेक्युलर डिक्लाइन और अर्ली सर्वेंटीज, द सक्सेस ऑफ रिड्यूसिंग पोवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कई बार ऐसा होता है या होता आ रहा है कि राज्य से राज्य पोवर्टी कम हो जाती है, या राज्य से राज्य कई बार पोवर्टी बढ़ जाती है ना। एक राज्य में कम है पोवर्टी, तो हो सकता है दूसरे में कम हो, ज़्यादा हो, और एक में ज़्यादा है तो हो सकता है दूसरे में कम हो। रिसेंट हम एस्टिमेट निकाले, शो वाइल टू ऑल इंडिया हेड कोर्ट रेशो, मतलब जो पूरे भारत का जो रेशो है, वो होल्ड कोर्ट जो रेशो है वो है 2.9% इन 2012। कितना था, 2.9% रेशो प्रपोर्शन। अगर आप बात कर रहे हो तो किसकी थी, गरीबी का। अगर आपने ये निकाला, रेशो निकाला, तो वो निकला रेशो 2.19%। और उसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के डिफरेंट रेशो थे। अगर आप बात करें एंड पोवर्टी एज ए लेवल एज अ ग्राफ 3, अब अपन इसमें ग्राफ भी हमने पहले एस्टिमेशन बात करें तो उसमें ग्राफ की बात करी थी कि कई बार पोवर्टी का जो रेशो है वो क्या होता है, ऊपर नीचे की ओर बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही हर राज्य की रूरल क्षेत्र की, अर्बन एरियाज़ की पोवर्टी लाइन या पोवर्टी लेवल अलग अलग होता है। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ अ पोवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लाइक पंजाब, वेस्ट बंगाल हैव ट्रेडिशनली सक्सीड इन रिड्यूसिंग द पोवर्टी इन द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर। तो ये जो स्टेट के मैंने आपको नाम लिए, ये कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर के कारण एक तरीके से पोवर्टी में क्या, ये कमी आई है, गरीबी में
कमी आई है। इन वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करें तो लैंड रिफोर्स मेजर हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, वहाँ पे किसने गरीबी को कम करने के लिए हेल्प किया था, इसीलिए रिड्यूसिंग पॉवर्टी के लिए हेल्प किया लैंड रिफॉर्म मेजर, ठीक है। और उसी के साथ तमिलनाडु पब्लिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स होगा, तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया फूड ग्रेन्स का, एंड कुड हैव बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट, और यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब उसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये जो गरीबी है, एक तरीके से जो गरीबी प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। अब हमने क्या देखा, ये जो स्टोरी देखी थी सीवरमैन की, अब उसमें हमने यही देखा था कि वो जो व्यक्ति था, अगर हस्बैंड वाइफ भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो, कंट्रोल द पॉपुलेशन इज़ द मेन फैक्टर टू कंट्रोल द पॉवर्टी। उसी के साथ स्टेट कुछ ऐसी योजना निकाले, स्टेट सरकार गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ करे जिससे पॉवर्टी लाइन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड था, तो पॉवर्टी एस्टिमेट से रिलेटेड था। Our next topic is that global poverty scenario. So this topic we will discuss in our next class. This topic is completed. Thank you so much.